चलिए गाइस शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल आप सभी का अपने चैनल आईएएस गलियारा पर स्वागत करता हूं। मैंने पिछली वीडियो में आपको बेस्ट 60 डेज स्ट्रेटजी के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको रियल लाइफ से काफ़ी सारे एग्जांपल्स लेकर के आपको थोड़ा बूस्ट अप करने को थोड़ा मोटिवेट किया था आपको। ठीक है, आप ये सेशन देखिएगा ज़रूर, थोड़ा बूस्ट अप ज़रूर मिलेगा आपको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है गाइस, जिसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे और बेसिकली इकोनॉमिक्स में ये जो सेशन रहेगा ये मेरा मैराथन टाइप का सेशन रहेगा, जिसमें मैं बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक है, और मैराथन सेशन हो सकता है इसलिए 2-3 सेशन बन जाएं, 4-4 3-3 घंटे के। ठीक है, जो कि प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे और मैं प्रीलिम्स मोड में ही लेकर के इनको आपको समझाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं जीडीपी की। जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दोस्तों हाँ, ये जो नोट्स बना रहा हूँ आप प्लीज़ बना लीजिएगा इनको, बहुत हेल्पफुल रहेंगे ये आपके लिए प्रीलिम्स में। चलिए, तो मैंने क्या लिखा, जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। दोस्तों मैंने फाइनल पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया है। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, ये वर्ड ध्यान रखिएगा, डोमेस्टिक टेरिटरी और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर। क्या डेफिनेशन है? मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी की अगर मैं बात करूं, जैसे डोमेस्टिक टेरिटरी की अगर मैं बात करूं तो डोमेस्टिक टेरिटरी की अगर मैं बात करूं तो इसमें 4 तरह की टेरिटरी आती है। एक है टेरिटोरियल बाउंड्रीज, ठीक, और दूसरे नंबर पे है टेरिटोरियल वाटर, at the third number it is embassies and consulates, and the last one at the fourth number, oil vessels, ships, aircrafts, and the military establishment. ओके गाइस, तो मैंने क्या बोला है कि ये जो जीडीपी है ये एक मनी वैल्यू है इसकी, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। ठीक है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहा हूँ ना, तो इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी, यानी कि अगर देखो, हाँ, ये हमारा है इंडिया। ठीक है गाइस, तो डोमेस्टिक टेरिटरी बेसिकली, चलो बना लेते हैं, एक सेकेंड वेट करिएगा। चलिए ठीक है, तो जो मैंने टेरिटोरियल बाउंड्री की बात करी है यहाँ पे, टेरिटोरियल बाउंड्री इन द सेंस, ये जो बाउंड्री है ना, ये हो गई हमारी टेरिटोरियल बाउंड्री। ठीक, और टेरिटोरियल वाटर आपको मालूम है 12 नॉटिकल माइल, जो टेरिटोरियल बाउंड्री होती है ना उससे 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल वाटर रहता है। यानी कि अगर सपोज करो 12 नॉटिकल माइल यहाँ तक हो रहा है, ठीक है, तो इतने तक आपका जोन हो गया। आपके यहाँ पर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाएंगे इतने एरिया में, वो आपकी जीडीपी में काउंट होंगे। ठीक है, एम्बेसीज, जितनी भी आपकी एम्बेसीज हैं, एम्बेसीज की बात कर रहा हूँ, कहाँ पर? दूसरी कंट्रीज में, अपनी कंट्री में नहीं।
दूसरी कंट्रीज में आपकी जितनी भी एम्बेसीज हैं उनमें जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो जीडीपी में काउंट होगा, ठीक है। और कॉन्सुलेट्स, ऑयल वेसल्स, शिप्स, एयरक्राफ्ट्स, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, ठीक है। तो बेसिकली यही बात थी। और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात करी है मैंने यहाँ पर, ठीक। गुड्स एंड सर्विसेज कौन से? गुड्स एंड सर्विसेज दो तरह के हैं, एक है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज और दूसरे होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है गाइस। इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज, या गुड। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कंज्यूमर गुड्स और दूसरे होते हैं कैपिटल गुड्स, ठीक है। अब मैं इनमें बेसिकली मैं आपको डिफरेंस बताऊं तो कैपिटल गुड्स की अगर मैं बात करूं तो ये जो कैपिटल गुड्स होते हैं ये असिस्ट करते हैं, क्या असिस्ट करते हैं प्रोड्यूस करने में, क्या प्रोड्यूस करने में, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में। जो गुड्स हेल्पफुल रहेंगे, असिस्ट करेंगे उनको फाइनल गुड्स में तब्दील करने में, वो कैपिटल गुड्स कहलाएंगे, जैसे मशीन, टूल्स, एटसेट्रा, ठीक है। अगर मैं कंज्यूमर गुड्स की बात करूं तो ये डायरेक्टली हमारी जो वांट्स होती हैं उनको सेटिस्फाई करते हैं, डायरेक्टली सेटिस्फाई डिमांड्स एंड वांट्स ऑफ कंज्यूमर। क्या बोला मैंने? कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं, फाइनल की कैटेगरी में आते हैं, जो कि डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं डिमांड्स को और वांट्स को कंज्यूमर की, ठीक है। एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो जैसे टीवी, सोप, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये जो एग्जांपल्स दे रहा हूँ इनको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहे हैं डिमांड को, आप टीवी देख लेते हो सीधे डायरेक्टली ऑन करके, या फिर मतलब सोप अगर लेने जा रहे हो, ठीक है, तो वो कंज्यूमर गुड्स में आ जाते हैं। ये फाइनल गुड्स हैं और फाइनल में भी कैपिटल आता है जो कि असिस्ट करते हैं और ज्यादा फाइनल बनाने में, ठीक है। अगर मैं इंटरमीडिएट गुड्स की बात करूं तो ये ना ये डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं करते हैं, कंज्यूमर की डिमांड को डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं करते, ठीक है। जो डिमांड एंड वांट्स हैं वो सेटिस्फाई नहीं करते। जैसे एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं, जैसे अभी कुरकुरे हैं, कुरकुरे में तुम्हारा आटा लगता है, मैदा लगती है, ठीक है। तो ये फाइनल गुड्स है, लेकिन जो इसमें जो चीजें यूज हो रही हैं, मिर्च मसाला, ये सब क्या है, ये एक इंटरमीडिएट गुड्स की तरह काम कर इंटरमीडिएट गुड्स की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैंने जो डेफिनेशन बताई है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, ये एक मनी वैल्यू है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, इंटरमीडिएट को काउंट नहीं किया है, जस्ट रिमाइंड इट, इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक, जिसमें टेरिटोरियल बाउंड्रीज के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, हमारी एम्बेसीज जो आउट ऑफ कंट्री हैं, मतलब दूसरी कंट्रीज में है, स्पेन, फ्रांस, यूरोपियन कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, या कॉन्सुलेट्स, ऑयल वेसल्स, शिप्स, एयरक्राफ्ट या मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, अगर ये कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं तो इट विल बी काउंट इन अ जीडीपी ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। इसमें गुड्स एंड सर्विसेज कौन कौन से, फाइनल और इंटरमीडिएट, इज दैट क्लियर? चलिए वी विल मूव फर्दर। तो जीडीपी में दो कंसेप्ट और आते हैं, जीडीपी में दो कंसेप्ट और आते हैं, देखो, एक होता है जीडीपी एट करेंट प्राइस और दूसरा होता है जीडीपी
एट नॉमिनल प्राइस। नॉमिनल नहीं, हाँ कांस्टेंट, सॉरी, कांस्टेंट प्राइस, करंट प्राइस है कांस्टेंट। ठीक है, तो करंट प्राइस वाली जो जीडीपी होती है ना, करंट प्राइस पे जो चल रही है, वो होती है हमारी नॉमिनल जीडीपी, जिसमें हम बेस ईयर को काउंट नहीं करते, नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, लेकिन जो कांस्टेंट प्राइस पे जो जीडीपी हम कैलकुलेट करते हैं, उसमें हम बेस ईयर को लेते हैं और यही रियल जीडीपी कहते हैं। ठीक, मैं जो चीजें बता रहा हूँ वो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनको याद रखिएगा। ठीक, और जो जीडीपी है हमारा, ये बेसिकली ये एक क्वांटिटेटिव टूल है, क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है। ठीक, ये क्वालिटेटिव नहीं है, हम इसको क्वालिटी में माप नहीं सकते, इसको क्वांटिटी में ही माप सकते हैं। जैसे कितने, मतलब जैसे जीडीपी कितने 7.8% चल रही है, जो भी है। ठीक है, तो ये था कंसेप्ट पूरा जीडीपी का। अब हम मूव करेंगे जीएनपी की तरफ। चलिए, जीएनपी की तरफ चले। जीएनपी, मैंने जीडीपी में क्या बताया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, डिफरेंस मापिएगा, ये है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब जो हमारे नेशनल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो हमारे नेशनल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो हमारे कंट्री के बंदे हैं बंदियां हैं, वो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो आएगा हमारा जीएनपी में। बाहर की कंट्रीज में जो प्रोडक्शन हो रहा है हमारे इंडियंस के थ्रू, वो आएगा नेशनल प्रोडक्ट में, जीएनपी में। ठीक है, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो इट इज द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नेशनल्स। क्या, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नेशनल्स of a country of a country in a given financial year, in a given financial year। एक साल में जितना भी जो इंडियंस हैं, मतलब जो भी जिस भी कंट्री की हम जीएनपी निकालते हैं, तो उस कंट्री के जो भी लोग हैं, वो एक साल में कितना फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर सकते हैं, उसकी मनी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, जीएनपी। ठीक है, ये जो जीएनपी है, ये एक क्वालिटेटिव टर्म भी है, साथ ही साथ ये क्वांटिटेटिव भी है। ठीक, चलिए, जीएनपी की अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, जीएनपी जीडीपी में, जीडीपी प्लस क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जीएनपी इज इक्वल्स टू जीडीपी प्लस एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर मैं इसकी बात करता हूं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की, तो मतलब जो बाहर हमारे अब्रॉड में नेशनल्स रह रहे हैं, वो क्या प्रोडक्शन कर रहे हैं। कोई कंपनी हमारी है, जैसे हाँ टोयोटा ले लो, ठीक है, वो क्या प्रोडक्शन कर रही है, कितना प्रोडक्शन कर रही है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का किसी दूसरी कंट्री में, वो जीएनपी में काउंट होगा। देखिए, जैसे एनएफआई में हम क्या क्या काउंट कर सकते हैं, तीन चीजें काउंट करते हैं हम एनएफआई में। एक है प्राइवेट रेमिटांसेस, प्राइवेट रेमिटांसेस, साथ ही साथ इंटरेस्ट जो हम एक्सटर्नल लोन्स पर देते हैं, इंटरेस्ट ऑन external loans, it will be counted in GNP of a particular country. And the third one, the last, it is external grants, जो हम external grants दे देते हैं, it will be counted in GNP। and basically
जैसे अभी इस फॉर्मूले में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि मतलब जीएनपी में हम प्लस कर रहे हैं, जीएनपी को निकालने के लिए हम जीडीपी में हम एनएफआईए को प्लस कर रहे हैं, यानी कि इस हिसाब से जीएनपी बड़ा होना चाहिए जीडीपी से। बट कंट्रास्ट क्या है यहाँ पर? कंट्रास्ट ये है कि हमारा जो जीडीपी है ना, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द जीएनपी। व्हाई? बिकॉज द एनएफआईए मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड is negative most probable times it will be negative, it is negative, it will be negative। ठीक है, क्योंकि हम लोन्स बहुत ज्यादा ले लेते हैं तो दिक्कत बहुत यही चीज आती। तो जीडीपी जीएनपी से काफी बड़ी होती है। ठीक है, तो इसमें इतना ही था। आगे मैं अभी आपको चीजें बताता हूँ। देखिए नेक्स्ट पेज। हम्म हम्म चलिए देखिए, मैं यहाँ पर कुछ कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट है नेट वर्सेस ग्रॉस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेट वर्सेस ग्रॉस? तो जो नेट होता है वो क्या है? जैसे अभी आप कोई सामान लेने जाओ, जैसे अभी आटा लेने जाओ, ठीक है, वो आपको नेट वजन तौल के दें। यानी कि अगर आप 15 किलो आटा लेने जा रहे हो तो जो आपका बैग होगा का भी तो वजन होगा ना, वो आटे का मतलब पूरा मिला करके देंगे ना। जैसे अभी मान लो 150 ग्राम का आपका बैग है, तो अगर आप 10 किलो आटा लेने जाओ तो 10 किलो 150 ग्राम आपको वजन दिया जाएगा। इट विल बी अ ग्रॉस। अगर आप नेट निकालेंगे तो आपको उस थैले का वजन आपको माइनस करना पड़ेगा, तब जा करके आपका नेट वेट निकलेगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर होता है। तो ये एक होल इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है जिसमें हम ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। ठीक, जो चीर फाड़ होती है, जो तोड़ फोड़ होती है, जो डेप्रिसिएशन होता है आप किसी भी प्रोडक्ट का, उसको हम लेस करते हैं तब जा करके नेट निकलता है। डेप्रिसिएशन जो है वो तीन चार तरीके से हो सकता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन इज ड्यू टू लैप्स ऑफ टाइम, टाइम की वजह से। ठीक, अभी जैसे आप फोन लेने जाओ, ठीक है, फोन लेने जाओगे तो आपने डब्बा खोल लिया, आपने 10,000 का फोन लिया और आपने डब्बा खोल लिया, तो क्या आप अगर आधे घंटे बाद अगर उसके पास जाओगे दुकानदार के पास कि भाई ये मेरे को फोन पसंद नहीं आ रहा है, आप इसे वापस ले लो और आप 10,000 रुपये वापस कर दो मेरे को। ठीक है, तो वो क्या कहेगा, भाई डब्बा खुल गया, अभी 10,000 में तो जाएगा नहीं। ठीक है, मतलब टाइम इतना नहीं था, मतलब एक बार डब्बा खुलने पर ही उसकी वैल्यू कम हो गई। ठीक है, टाइम, लैप्स ऑफ टाइम। ठीक, सेकंड है वियर एंड टियर। टूट फूट की जिम्मेदारी ग्राहक की होगी, ये वही है। ठीक है, कोई भी मशीन है, अगर इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जो जिसमें मशीन्स होती हैं, अगर आप जैसे अभी सपोज करो आप गाड़ी लेने जाते हो। ठीक, आप गाड़ी लेने गए और आपने गाड़ी लेके आए और आपने वो गाड़ी एक साल तक एक महीने तक चलाई और फिर आप शोरूम पर पहुंच गए कि भाई ये गाड़ी का मतलब पिकअप और एवरेज वगैरह सही नहीं आ रहा है। तो ओ, अच्छा चलो एक एग्जांपल लेते हैं। चलो गाड़ी ले ली आपने और आप वो एक साल चलाने के बाद आप किसी को बेच रहे हो, आपने 20 लाख की गाड़ी ली। ठीक है, तो क्या एक साल बाद वो गाड़ी 20 लाख की बिकेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ खराबी आई होगी, कुछ वियर एंड टियर हुआ होगा, दैट्स वाई वो डेप्रिशिएट हो गई। ठीक, चेंज इन टेक्नोलॉजी, द नेक्स्ट कंसेप्ट इज चेंज इन टेक्नोलॉजी। भाई मोबाइल फोन ले लो, ठीक है, डे बाय डे टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज हो रही है। ठीक, ऑब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी, ठीक है, ऑब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी डे बाय डे चेंज हो रही है। ठीक, तो बेसिकली बात यही है, नेट में और ग्रॉस में यही डिफरेंशिएशन है कि नेट निकालने के लिए ग्रॉस में से हमको डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है।
ठीक है, चलिए अब मैं आपको कुछ कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, जैसे एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इज इक्वल्स टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। अब देखिए, एक जादू दिखाता हूं तुमको। देखो, ये क्या है? ये ग्रॉस, और ये क्या है? ये है नेट। तो नेट से नहीं, ग्रॉस से जब हम नेट पे जाते हैं, ग्रॉस से जब हम नेट पर जाते हैं तो उसमें से क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं ना। ठीक है, तो ये वही है, ऊपर वाला ही नीचे लिख दिया है। ठीक, ठीक है, चलिए, ये एनडीपी था, डोमेस्टिक। ठीक है, अब मैं बात करता हूं नेट नेशनल प्रोडक्ट की। नेट नेशनल प्रोडक्ट को निकालेंगे तो देखो, ग्रॉस में से जब तक हम डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं करेंगे तब तक नेट नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले नेट को निकालेंगे, यानी कि जीडीपी में से हम डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। ठीक है, और अब ये डोमेस्टिक से क्या हो गया? नेशनल हो गया। मैंने क्या बताया था, जब डोमेस्टिक से हमको अगर नेशनल निकालना है तो हम क्या जोड़ते हैं इसमें? NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, यानी कि जो NNP होती है ना, नेट नेशनल इनकम, इट इज द नेशनल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी। यानी कि जो भी ये इनकम होती है ना, ये प्योरेस्ट फॉर्म की इनकम रहती है। ठीक है, इट इज द नेशनल नेशनल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, और ये क्या है? ये प्योरेस्ट फॉर्म में रहती है। ठीक, तो नेट और ग्रॉस में आपको डिफरेंस समझ में आया? ग्रॉस में से जब तक डेप्रिसिएशन को नहीं घटाएंगे, जब तक उसकी तोड़ फोड़, उसकी टूट फूट को नहीं घटाएंगे, तब तक नेट नहीं निकलेगा। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, डीपी डीपी दोनों सेम डोमेस्टिक है, बस हमको नेट, ग्रॉस से नेट पर पहुंचना है। तो उसमें से क्या करेंगे? ग्रॉस से जब नेट पर पहुंचेंगे तो हमें डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। दैट्स ऑल। ठीक है, यहाँ पर क्या है? नेशनल प्रोडक्ट है, पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? पहले प्रोडक्ट का प्रोडक्ट लिख लिया। ठीक है, नेट नेशनल से जब हमको डोमेस्टिक में जाना होता है तो हम क्या करते हैं? सॉरी, डोमेस्टिक से जब हमको नेशनल में जाना होता है तो हम क्या करते हैं? NFI को जोड़ते हैं ना। ठीक है, फिर जब तक हम ग्रॉस से नेट में जाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन को। इज दैट क्लियर? चलिए आगे मूव करते हैं। वेट। अब मैं एक सेकंड कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं तो मैं बात करूंगा करंट एंड कांस्टेंट प्राइस की। ठीक है, करंट प्राइस मतलब जो अभी जो आपका प्रोडक्शन हुआ है इस ईयर में, वो आपका करंट प्राइस रहेगा। यानी कि प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर कैलकुलेटेड on the basis of current year of production, on the basis of current year production। ठीक है,
लेकिन जो कांस्टेंट प्राइस है वो क्या है, इसमें क्या किया जाता है कि एक बेस ईयर को मान लिया जाता है, कैलकुलेट कर लिया जाता है कि ये जो ईयर रहेगा वो बेस ईयर रहेगा। वो बेसिकली मतलब कुछ फैक्टर्स रहते हैं, क्राइटेरिया रहते हैं जिसके बेसिस पर हम बेस ईयर को डिसाइड करते हैं, वो भी मैं अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, बेस ईयर के बेसिस पर हम क्या करते हैं, जैसे वैल्यू ऑफ दोज गुड्स एंड सर्विसेज, वैल्यू ऑफ दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड एट अवर पर्टिकुलर बेस ईयर। ठीक है, यही जो है ना, यही हमारी रियल जीडीपी है। और ये जो करंट प्राइसेस पर हम जो जीडीपी निकालते हैं, इट इज द नॉमिनल जीडीपी। इज दैट क्लियर? भाई यहां पर तो कुछ ना कुछ इन्फ्लेशन रहेगा ना, कभी डेप्रिसिएशन, करेंसी का भी डेप्रिसिएशन हो सकता है, करेंसी का एप्रिसिएशन भी हो सकता है, इन्फ्लेशन भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, हमने एक पर्टिकुलर बेस ईयर डिसाइड कर रखा है, उसके बेसिस पर हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। इज दैट क्लियर? जैसे क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं कि क्राइटेरिया यूज्ड फॉर बेस ईयर, बेस ईयर निकालने के लिए कौन कौन सा हम क्राइटेरिया यूज, बेसिकली बेसिकली नंबर वन क्राइटेरिया इज कि जो ईयर हम डिसाइड कर रहे हैं, इट शुड बी द नॉर्मल ईयर। मतलब ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं रहना चाहिए, ना इन्फ्लेशन होना चाहिए, ना डिफ्लेशन होना चाहिए, ना स्टैगफ्लेशन। ये तो बहुत बात की बातें हो गई, हाइपर इन्फ्लेशन, इसको इन्फ्लेशन। ठीक है, तो एक नॉर्मल ईयर रहना चाहिए, ना ज्यादा महंगाई ना ज्यादा सस्ता रहे सामान। ठीक, और इट शुड बी द लेटेस्ट ईयर। ऐसा ना हो कि मतलब आप 1991 1992 का ईयर ले लें और अभी चल रही है 2022, इट इज नॉट ओके ना। ठीक है, इट शुड बी द लेटेस्ट ईयर। ठीक, नंबर थर्ड की अगर मैं बात करूं, तो उस ईयर के बारे में हमको रेलिवेंट डेटा होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, रेलिवेंट डेटा शुड बी अवेलेबल, जिससे कि उसके क्राइटेरिया, मतलब जो हम क्राइटेरिया से हम डिसाइड कर रहे हैं, वो बेस ईयर इस तरीके से रहेगा। ठीक, नॉर्मल होना चाहिए, लेटेस्ट होना चाहिए, और उसके बारे में डाटा मिलना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए मूव करते हैं। रेलिवेंट डेटा मिल गया, क्राइटेरिया मिल गए सबके, कांस्टेंट प्राइस क्या होता है, करंट प्राइस क्या होता है, करंट प्राइस से नॉमिनल जीडीपी निकलती है और कांस्टेंट प्राइस से रियल जीडीपी निकलती है। करंट प्राइस में इन्फ्लेशन रहता है, जैसे एमआरपी होता है ना, उसी प्रकार से रहता है। ठीक, चलिए अगर मैं बात करता हूं पर कैपिटा इनकम की, तो पर कैपिटा इनकम नेट नेशनल प्रोडक्ट अपॉन टोटल पॉपुलेशन, मतलब पर कैपिटा इनकम, हर आदमी की इनकम कितनी है, तो जितनी हमारी नेशनल इनकम होगी उसको हम पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे, तो पर हेड इनकम निकल के आएगी ना। इट इज पर कैपिटा नॉट पर कैपिटल वेट। ठीक है, तो वो जो इनकम रहेगी वो क्या रहेगी, पर हेड इनकम निकल के आएगी। नेट नेशनल प्रोडक्ट में से जब हम टोटल पॉपुलेशन से जब हम एनएनपी को डिवाइड करेंगे, तो पर हेड पॉपुलेशन की इनकम निकल के आएगी ना, पर हेड पर्सन की। इट इट विल बी कॉल्ड एज पर कैपिटा इनकम। ठीक, तो बेसिकली इसमें इतना ही था। अब बात करेंगे हम जीडीपी डिफ्लेटर की। ये मैं आपको की टर्म्स बता रहा हूँ, जो इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम। ठीक है, बस आप यही कर जाइएगा, ये बहुत बहुत है। ठीक है, आपके मतलब बेसिक कंसेप्ट पे क्वेश्चंस आते हैं, इकोनॉमिक्स में 20-25 जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिक कंसेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं। कुछ एक आध दुक्का फंस जाए तो वो बात दूसरी है, लेकिन आप, अगर मैं जो सीरीज करा रहा हूँ, मैराथन सीरीज मैं करा रहा हूँ,
जैसे आप देख करके या नोट्स बना करके आप चले जाते हैं, तो अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड एग्जामिनेशन हॉल में प्रेजेंट है तो आप क्वेश्चंस को निकाल ले जाओ। ठीक है, चलिए मैं जीडीपी डिफ्लेटर की बात करता हूँ। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या है? नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी यानी कि जीडीपी एट करेंट प्राइसेस, यानी कि जीडीपी एट करेंट प्राइसेस एंड द जीडीपी एट द कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, कांस्टेंट प्राइसेस, इट इज रियल जीडीपी। ये जो जीडीपी डिफ्लेटर है ये काम करता है इन्फ्लेशन को मेजर करके। इट मेजर्स इन्फ्लेशन के हाउ मच इन्फ्लेशन इज गोइंग ऑन इन द इकोनॉमी। ठीक है, बेसिकली हमारा जो इन्फ्लेशन रहता है, मैंने जो डिसाइड किया है वो रहता है हमारा 4% प्लस माइनस, यानी कि 2% से कम नहीं जाए और 6% ज्यादा नहीं जाए। और ज्यादा चला गया तो इकोनॉमी थोड़ा खतरे में है, और कम चला गया तो इकोनॉमी इन्फ्लेशन ज्यादा आने वाला है। इज दैट क्लियर? और जीडीपी डिफ्लेटर का जो इंडेक्स होता है उसको हम पता है क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर। इसका जो इन्फ्लेशन इंडेक्स होता है उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर। ठीक है, तो ये जो रेशियो है ना, ये इट हेल्प्स shows the extent to which the increase in GDP has happened on account of higher price rather than increase in output. Is that clear? चलिए, we are moving to the fourth concept. Third concept, it is of factor cost versus market price. ठीक है, it is the third one. तो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं प्रोडक्शन के? बेसिकली मेरी बात सुनिएगा, देखिए फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 लैंड, नंबर 2 लेबर, नंबर 3 कैपिटल, और नंबर 4 एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक, और जो इससे फैक्टर कॉस्ट जो निकलती है, फैक्टर कॉस्ट जो निकलती है, लैंड पे हमें क्या देना पड़ता है? रेंट देना पड़ता है। ठीक, लेबर को हमें क्या देनी पड़ती है? वेजेस देनी पड़ती हैं। कैपिटल पे हमें क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है। और एंटरप्रेन्योरशिप्स को क्या देना पड़ता है? प्रॉफिट देना पड़ता है। ठीक है, तो बेसिकली देखो फैक्टर कॉस्ट का क्या मतलब है। जैसे ये फैक्ट्री है, ठीक है, तो ये फैक्ट्री का गेट है। अभी फैक्ट्री से जो सामान है वो यहाँ से गेट से निकला नहीं, ये क्या है? फैक्टर कॉस्ट। और यहाँ पर ये मार्केट बना हुआ है। ठीक, यहाँ पर जब ये सामान पहुंच जाएगा तब ये कहलाएगा मार्केट। ठीक है, तो बेसिकली मार्केट प्राइस का क्या मतलब है? फैक्टर कॉस्ट में जो मतलब जो ये सब चीजें मिला करके जो ये कॉस्ट आई है एक प्रोडक्ट, मतलब जैसे सपोज करो आपने कोई पेन बनाया 20 रुपए वाला। ठीक है, आपने 20 रुपए का पेन बनाया। ठीक, उसमें हुआ क्या कि आपने लैंड का रेंट दे दिया 2 रुपए, वेजेस दे दिया आपने 3 रुपए, और इंटरेस्ट जो कैपिटल पे आपने दिया उसमें वो दिया 2 रुपए, और जो आपने जो प्रॉफिट कमाया है वो लिया आपने 3 2 5 2 7 2 3 10। ठीक है, और 10 रुपए की आपकी पेन की बॉडी आ गई। ठीक, आपने प्रॉफिट इतना कमाया, रेंट इतना दिया, वेजेस इतनी दी, इंटरेस्ट इतना दिया कैपिटल्स पे, और आपने प्रॉफिट इतना कमाया। इन सबको मिला करके जो रहेगा वो रहेगा हमारा फैक्ट्री। ठीक है, अभी इस गेट से बाहर नहीं निकला है, सामान जो है गेट से बाहर नहीं निकला है, यानी कि गवर्नमेंट ने सब्सिडी तो दी होगी ना। ठीक, लेकिन अभी इस पर कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगा है।
जब ये मार्केट में जाएगा, जब कंज्यूमर इसको कंज्यूम करेंगे, जब खरीदेंगे, तब इस पर इनडायरेक्ट टैक्स इंपोज होगा। ठीक है, तो बेसिकली फॉर्मूला क्या बनता है, मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ठीक, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, जैसे फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस प्लस सब्सिडीज, सब्सिडीज देते हैं ना, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इज दैट क्लियर? यानी कि ये जो है ना आईडीटी और सब्सिडीज, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है नेट इनडायरेक्ट। ठीक है, तो बेसिकली अगर फॉर्मूला जो निकल के आ रहा है मार्केट प्राइस का क्या है, फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक, तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस आई होप समझ में आया होगा। सेकेंड, नया नया हूँ टेक्नोलॉजी में। चलिए लेट्स मूव। नंबर 4 पर हम आते हैं, तो नंबर 4 में हम देखेंगे नेशनल। ठीक है, अभी हमने नेशनल देखी थी ना, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू जीडीपी प्लस एनएफआईए माइनस डेप्रिसिएशन। तो ये भी वही है। ठीक है, नेशनल इनकम क्या है, टोटल इनकम अर्न बाय नेशनल्स ऑफ द कंट्री। इट इज द नेशनल इनकम। इसको हम फैक्टर कॉस्ट पर ही कैलकुलेट करते हैं, एनएनपी एट एफसी। फैक्टर कॉस्ट पे है, ध्यान रखना, सब्सिडीज को हमें ऐड करना है और इनडायरेक्ट टैक्स को हमें माइनस करना है। ठीक है, यही हमारी नेशनल इनकम होती है। इसका फॉर्मूला अगर हम ड्राइव करते हैं तो जीडीपी, हमें किस पे, फैक्टर कॉस्ट पे, अभी मार्केट प्राइस पे तो कोई मतलब ही नहीं है ना निकालने का। ठीक है, डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और एनएफआईए। नेशनल की बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक की नहीं बात कर। ठीक है, तो ये रहेगा फॉर्मूला नेशनल इनकम का, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए। नेशनल्स के थ्रू जो इनकम कमाई जा रही है, इसलिए यहां पर एनएफआईए आया है। ठीक है, डेप्रिसिएशन इसलिए माइनस किया है क्योंकि अभी जो डेप्रिसिएशन ग्रॉस से हम नेट पर आए हैं, इसीलिए माइनस किया है हमने डेप्रिसिएशन। ठीक है, और एफसी और एफसी, ठीक, एमपी पे हमने कोई निकाला नहीं है मार्केट प्राइस पे। इज दैट क्लियर? चलिए मूविंग अहेड, ऐसे कौन कौन से आइटम हैं जो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होते हैं? चलिए मैं बताता हूं, आइटम्स नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ठीक, कौन कौन से हैं? नंबर 1, इंटरमीडिएट गुड। भाई बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री है, उसको आटा चाहिए, मैदा चाहिए। ठीक, और आटा आप घर में भी कंज्यूम कंज्यूम करते हो, तो जब आप बिस्किट खाओगे तो उस आटे की वैल्यू प्लस जो बिस्किट बना है उसकी वैल्यू, उसमें दो, जो फाइनल प्रोडक्ट निकला है बिस्किट, उसमें फिर 2 बार काउंट होगी ना वैल्यू। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 बार काउंट नहीं करेंगे। सेकेंड, ट्रांसफर पेमेंट्स लाइक स्कॉलरशिप्स हो गए और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस वगैरह, ये सब चीजें हो गई ट्रांसफर पेमेंट्स, अभी मैं इसको बताऊंगा डिटेल में। नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो ब्लैक मनी। 8 नवंबर 2016 से 500,000 के नोट नहीं चलेंगे मित्रों।
ठीक है, ब्लैक मनी, डिमोनेटाइजेशन। और फोर्थ नंबर पे है दैट आर द सर्विसेज which has been done by housewives. ओके, तो इंटरमीडिएट गुड्स मैंने बता दिया आपको कि इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं जो डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं करते हैं डिमांड्स एंड पीपल्स की डिमांड्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं करते, वे गुड्स एंड सर्विसेज आर नोन एज इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज। और ट्रांसफर पेमेंट्स की अगर मैं बात करूं, ये एक यूनिलेटरल पेमेंट होता है इंडिविजुअल्स को। कैसा? यूनिलेटरल पेमेंट होता है इंडिविजुअल्स के लिए, ठीक है, जिसमें कोई भी कंसिडरेशन नहीं लिया जाता है और ना ही इस पेमेंट के थ्रू कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट नहीं हो रही है। इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट नहीं हो रही है। और साथ ही साथ अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट के अलाउंसेस, ठीक है, साथ ही साथ सब्सिडीज। कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो रही है क्या? नहीं। स्कॉलरशिप्स, इज दैट क्लियर? तो ये सब रहता है हाँ नेशनल इनकम में, ठीक है, मतलब नहीं रहता है, नॉट इंक्लूडेड, नॉट ठीक। तो बेसिकली अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? जीडीपी के बारे में देख लिया था, ठीक। फिर हमने नेट वर्सेस ग्रॉस के बारे में हमने देखा, फिर हमने करेंट एंड कांस्टेंट प्राइसेस के बारे में देखा, फिर देखा फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बारे में, और फिर देखा हमने नेशनल इनकम के बारे में, ठीक है। चलिए अभी हम जल्दी से फटाक से मूव करते हैं। अभी हम चलते हैं प्राइवेट इनकम की तरफ। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेट इनकम? प्राइवेट इनकम को शॉर्ट फॉर्म में पीआई लिखते थे, ठीक। और प्राइवेट इनकम इज द टोटल इनकम ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ठीक, चाहे वो अर्न हो चाहे वो अनअर्न हो, ठीक है, चाहे तो कमाई हुई हो चाहे कहीं से मिली हुई हो, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर की जितनी भी टोटल इनकम होगी उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइवेट इनकम, ठीक। अनअर्न में मतलब ट्रांसफर पेमेंट, ग्रांट्स, ठीक, ये सब चीजें आ जाती हैं। अगर मैं इसके फॉर्मूले की अगर मैं बात करता हूं, तो जैसे नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम को अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो जितनी भी प्राइवेट इनकम हो गई सारी की सारी, ठीक, चाहे वो अर्न हो चाहे वो अनअर्न हो, ठीक। साथ ही साथ जितने भी ट्रांसफर पेमेंट्स हैं, ठीक, ये क्या हो गई? ये प्राइवेट इनकम आ गई, यानी नेशनल इनकम आ गई। अब नेशनल में से हम क्या माइनस कर देंगे? जो गवर्नमेंट की जो इनकम है, देखो बेसिकली मैं सिखाऊं, जो प्राइवेट इनकम होगी वो क्या रहेगी? नेशनल इनकम रहेगी। नेशनल इनकम जो है वो क्या रहेगी? प्राइवेट इनकम प्लस, क्या बोल रहा हूँ, प्राइवेट इनकम क्या रहेगी? नेशनल इनकम प्लस गवर्नमेंट इनकम माइनस ट्रांसफर पेमेंट। वेट गड़बड़ हो रही है गाइस, एक सेकंड। जो प्राइवेट इनकम रहेगी, इट इज द टोटल इनकम ऑफ प्राइवेट सेक्टर, इट इज आइदर इट इज अर्नड इनकम और इट इज अनअर्नड इनकम, मतलब जितने भी ट्रांसफर पेमेंट्स वगैरह इनको मिल जाते हैं, इट इज काउंटेड इन अनअर्नड इनकम, ठीक है। तो प्राइवेट इनकम क्या है? नेशनल इनकम प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स, या आई गॉट इट, ट्रांसफर पेमेंट्स के साथ में अगर हम नेशनल इनकम को जोड़ देते हैं, साथ ही साथ जो गवर्नमेंट की इनकम है, इट विल बी नॉट काउंटेड इन प्राइवेट इनकम ना, गवर्नमेंट इनकम कहां से प्राइवेट इनकम में काउंट हो जाएगी, ठीक है। तो यहीं पर मैं थोड़ा सा लैग कर रहा था,
तो इट इज द गवर्नमेंट इनकम माइनस कर देंगे इसमें प्राइवेट इनकम में से, और नेशनल इनकम प्लस ट्रांसफर पेमेंट, जितने भी हमको जो अनअर्न इनकम है वो मिली है, इट विल बी काउंटेड एज एन प्राइवेट इनकम। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम। ठीक है, अभी हम मूव करते हैं पर्सनल इनकम पे। पर्सनल इनकम क्या है? इट इज द टोटल इनकम विच इज एक्चुअली रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड। टोटल इनकम एक्चुअली रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड्स। हाउस होल्ड्स की बात हो रही है, पर्सन के हैंड्स की बात नहीं हो रही है कि वो हाथ में कितने लिए, हाउस होल्ड में कितने गए। हाउस होल्ड बिफोर पेमेंट ऑफ पर्सनल टैक्सेस। पर्सनल टैक्सेस नहीं दिए हैं उससे पहले, मतलब जो इनकम बनी है उसकी, उसमें से अभी तक उसने टैक्सेस को डिडक्ट नहीं किया है, टैक्सेस को जमा नहीं किया है, इट विल बी काउंटेड एज ए पर्सनल इनकम। टोटल इनकम एक्चुअली रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड्स बिफोर पेमेंट ऑफ पर्सनल टैक्सेस। इज दैट क्लियर? अगर मैं फॉर्मूले की बात करता हूं तो पर्सनल इनकम, चलिए बताइए कैसा रहेगा। तो पर्सनल इनकम की अगर मैं बात करता हूं तो प्राइवेट इनकम रहेगी पूरी। ठीक है, एक्चुअली रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड बिफोर पेमेंट, यानी कि जो टैक्सेस हैं उनको तो रिड्यूस करना ही पड़ेगा ना। तो अगर कोई कंपनी है तो उसने कोई कॉर्पोरेट टैक्स दिया होगा, उसको लेस करना पड़ेगा। साथ ही साथ उसको रिटेन अर्निंग को लेस करना पड़ेगा। रिटेन अर्निंग यानी कि जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रहता है ना, जो और भी जो शेयर होल्डर्स वगैरह हैं, ठीक है, वो रिटेन अर्निंग, उनको जो डिविडेंड देना होता है उसको लेस करना पड़ेगा। साथ ही साथ कोई सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी पे आप खर्च कर रहे हो, उसमें से भी आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक, इट इज द पर्सनल इनकम। अगर मैं पर कैपिटा इनकम की बात करूं तो मैंने बता ही दिया था, वो तो एनएनपी पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम में क्या है? इट इज द एनएनपी एट एफसी अपॉन पॉपुलेशन। ठीक है, पर हेड इनकम निकल के आ जाएगी जब हम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नॉट एट एमपी, नॉट एट मार्केट प्राइस, इट इज एट फैक्टर कॉस्ट नेट नेशनल प्रोडक्ट अपॉन पॉपुलेशन। जब हम एनएनपी को पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो पर हेड जो इनकम निकल के आएगी इट विल कॉल्ड एज पर कैपिटा इनकम। ठीक, इसमें अभी एक लास्ट कंसेप्ट और है, बस हल्का सा है, इसमें हम बात करेंगे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम की। ये लास्ट टॉपिक है इसका, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम की। इसमें क्या है कि मतलब सारे टैक्सेस देने के बाद में जो भी इनकम बच जाती है, जो भी इनकम बच जाती है सारे टैक्सेस देने के बाद में, इट विल बी कॉल्ड एज पर्सनल डिस्पोजेबल। डेफिनेशन लिखी, इनकम remaining with individuals income remaining with individuals and households after deduction of all taxes, after reduction of all taxes levied against their income। जो भी उनकी इनकम पर टैक्स लगा होगा उस टैक्स को डिडक्ट करने के बाद में जो पैसा उनके पास बच जाएगा उसको क्या बोलेंगे? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम लेविड अगेंस्ट देयर इनकम। इज दैट क्लियर? फॉर्मूला क्या रहेगा? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल्स टू
जितनी भी पर्सनल इनकम हुई थी वो कॉर्पोरेट टैक्स, रिटेन अर्निंग और सोशल सिक्योरिटी को लेस करने के बाद में प्राइवेट इनकम में से जितनी भी पर्सनल इनकम हुई थी, पर्सनल इनकम जितनी भी हुई थी, उसमें से हम जो टैक्स देने होंगे वापसी, मतलब देने और पड़ेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको डिडक्ट करने के बाद जो भी पैसा बचेगा, इट विल बी कॉल्ड एज अ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। इज दैट क्लियर? तो ये फर्स्ट मॉड्यूल जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ों को देखा, इसमें हमने जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ठीक है, बहुत सारी, जीडीपी डिफ्लेटर हो गया, फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर मार्केट प्राइस, कांस्टेंट वर्सेस करंट जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, बहुत सारे कंसेप्ट्स को हमने गो थ्रू किया। ठीक, ये आप नोट्स तैयार रखिएगा, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं आगे। चलिए, अब हम शुरुआत कर रहे हैं बैंकिंग। अच्छा, इकोनॉमी क्या होती है? आप चिप्स का पैकेट लेने जा रहे हो, इकोनॉमी। आप दूध लेने जा रहे हो, इकोनॉमी। आपने कुछ सामान खरीदा, इकोनॉमी। आप बैंक चले गए, इकोनॉमी। इकोनॉमी में क्या है कि हम बैक साइड में जो हो रहा है ना, बिहाइंड द सीन्स, उसको देखते हैं, उसकी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। इट इज द इकोनॉमी। चलिए, बैंकिंग की तरफ अपना रुख मोड़ते हैं। तो अगर बैंकिंग की बात करूं तो दो तरह के डिपॉजिट होते हैं। देखिए, डिपॉजिट्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक होते हैं टाइम डिपॉजिट्स, में आपको आपको टाइम दिया जाता है कि आप 3 साल, 4 साल, 5 साल में आप ये पैसा निकाल सकते हैं, इससे पहले नहीं निकालेंगे। और एक होता है डिमांड डिपॉजिट, मन चाहे जब निकालें, जब डिमांड करोगे वो जो बैंक है वो आपको पैसा दे देगी। ठीक, टाइम डिपॉजिट, देखिए, ये हो गया टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट। अब आते हैं असेट और लाइबिलिटी के कंसेप्ट। इन जनरल सेंस, असेट शुड बी इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी। अगर आप असेट और लाइबिलिटी बराबर करते हो तो यू आर एट द गुड कंडीशन, ठीक है। लाइबिलिटी भी दो तरह की रहती है। लाइबिलिटी एक तो रहती है टाइम लाइबिलिटी, साथ ही साथ एक रहती है डिमांड लाइबिलिटी। और इन दोनों को मिला करके हम कहते हैं टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, ठीक है। अच्छा, बैंक में कोई भी डिपॉजिटर पैसे जमा करवाने जाता है, तो अगर हम डिपॉजिटर की साइड से देखें तो वो उसका असेट था, ठीक, उसने बैंक को दिया। अब बैंक की ये देनदारी बन गई कि मेरे को उसको पैसे देने हैं, 100 रुपए उसने दिए हैं डिपॉजिटर ने, तो बैंक की ये लाइबिलिटी बन गई कि हाँ भाई, मेरे पे इसका कर्ज है, मेरे को इसको चुकाना पड़ेगा। उसकी लाइबिलिटी बन गई, उसकी दायित्व तो बन गया, कहने का तात्पर्य यही है, ठीक। और अगर बैंक की तरफ से अगर हम देखें तो उसने जो डिपॉजिट किया था, जिस डिपॉजिटर ने जो पैसा डिपॉजिट किया था, वो बैंक की लाइबिलिटी बन गई। लेकिन उस लाइबिलिटी को न देखते हुए बैंक ने उस पैसे को आगे लोन में घुमा दिया, यानी कि अब उस समय पर वो जो पैसा है बैंक के पास, वो असेट का काम करेगा, न कि लाइबिलिटी का। यानी कि बैंक के पास दो बार काम कर रहा है एक ही पैसा। एक तरफ से वो जो ग्राहक है, मतलब जो डिपॉजिटर है बैंक में, डिपॉजिटर जो है, उसने 10,000 रुपए डलवाए, ठीक है। तो
वो जो रहेगा वो डिपॉजिटर की साइड से, तो वो उसका असेट था, उसने लाइबिलिटी कर दी बैंक के ऊपर, लेकिन लाइबिलिटी को बैंक ने असेट में क्रिएट कर दिया किसी को लोन देकर, किसी को लेंड करके उस अमाउंट को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिमांड लाइबिलिटी और असेट का कंसेप्ट। ठीक है, अगर मैं यहीं पर बात करूं NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज ऑफ अ बैंक एंड द डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ असेट्स हेल्ड बाय अदर बैंक। नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी की अगर मैं बात करूं, तो ये जो है डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज, मतलब बैंक के पास जो डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, उनको सबको जोड़ने के बाद, ठीक है, और जो असेट्स दे दिए हैं बैंक ने अपने दूसरी बैंकों को या दूसरे जो लेंडर्स हैं उनको दे दिया है। नहीं, देना नहीं है, किसी ने उसको लोन दे दिया है, तो इट विल बी द लाइबिलिटी ऑफ द बैंक टू रीपे द लोन्स। ठीक है, इट इज कंसिडर्ड एज द NDTL। You can write the definition here. NDTL, net demand and time liability. It is the difference between the sum of demand and time liability of a bank and the deposits of a bank and the deposits in the form of assets and the deposits in the form of asset held by the other bank। हाँ, तो मैं वही बता रहा था कि जैसे एक ने 10,000 रुपये डिपॉजिट किए बैंक में, डिपॉजिटर ने, तो जो डिपॉजिटर की साइड से अगर हम देखें तो डिपॉजिटर के लिए वो क्या रहेगा, वो एक असेट का काम कर रहे हैं 10,000 रुपये, लेकिन जब बैंक को उसने दे दिए तो अब बैंक की देयता बन गई कि उसको देना ही पड़ेगा। 10,000 रुपये जब उसने डिपॉजिट किया है तो बैंक की लाइबिलिटी बन गई कि उसने उसको डिपॉजिटर को देना ही देना है, कुछ भी हो। ठीक है, लेकिन उस लाइबिलिटी को उसने, बैंक ने उसको असेट में जनरेट कर लिया। कैसे? उस पैसे को जो डिपॉजिटर ने डिपॉजिट किया था 10,000 ऑफ अमाउंट, उसको उसने लेंड कर दिया किसी को। ठीक है, इट इज द NDTL। अब एक कंसेप्ट आता है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के केस में दो चीजें काम करती हैं। एक काम करती है हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा काम करती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जब भी मनी सप्लाई से रिलेटेड कोई भी कदम उठाना होगा, जब भी मनी सप्लाई से रिलेटेड कोई भी कदम उठाना होगा, तो वो दो एंटिटी कदम उठाएंगे, एक है RBI और एक है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक, अगर मॉनेटरी टर्म्स में कोई भी कदम उठाना होगा तो वो RBI उठाए। मॉनेटरी पॉलिसी अगर बनानी है, क्या CRR होना चाहिए, क्या SLR, ये सब आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक, और अगर फिस्कल के थ्रू कोई भी पॉलिसी बनानी है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है, तो गवर्नमेंट करेगी फिस्कल पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करके। ठीक है, तो जो बेसिकली जो मनी सप्लाई है, क्या, जब मनी सप्लाई बढ़ेगी, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, लोग ज्यादा खर्च करेंगे, ज्यादा डिमांड करेंगे, तो क्या होगा? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का हिंदी अर्थ होता है महंगाई। ठीक,
लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, ज्यादा महंगाई हो जाएगी, कम डिमांड करेंगे, महंगाई सस्ती हो जाएगी। क्या बोला मैंने? जब लोगों के हाथ में पैसा रहेगा, यानी कि मार्केट में जब मनी सप्लाई एकदम पीक पर रहेगी, मतलब अच्छे से चल रही होगी, मनी सप्लाई अच्छी होगी, लोगों की जो परचेजिंग पावर पैरिटी है, पीपीपी जो है, वो बढ़ जाएगा, जिससे लोग ज्यादा खरीदेंगे, और जब ज्यादा खरीदेंगे तो लोगों की डिमांड्स भी बढ़ेगी। ठीक, जब डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन कम है, तो क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन हो जाएगा। और जब मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन भी डिक्रीज हो जाएगा, महंगाई भी कम हो जाएगी। लोगों के हाथ में पैसा नहीं रहेगा तो भाई खाएंगे कहां से? डिमांड कैसे करेंगे? जब डिमांड नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं होगा। सप्लाई कम रहेगी, जब सप्लाई कम रहेगी, डिमांड नहीं। एक सेकंड, जब मनी सप्लाई कम हो जाएगी, लोगों के हाथ में पैसा नहीं रहेगा, लोग डिमांड नहीं करेंगे, वो सब बनाएंगे नहीं, तो क्या हो जाएगा? सामान सस्ते में मिलने लग जाएगा कि हाँ भाई 5 का नहीं तो 2 का ही ले ले, पर ले ले। ठीक है, चलिए। तो बैंकिंग में अभी तक हमने क्या किया, ये देख लिया हमने, मनी सप्लाई, एनडीटीएल और टीडीटीएल। ठीक है, चलिए। एक सेकेंड। अब हम फंक्शंस की बात करें, फंक्शंस ऑफ आरबीआई। ठीक है, सबसे पहला फंक्शन है कि वो महंगाई को कंट्रोल करता है, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, महंगाई को कम करता है क्या? आरबीआई, उसका ये एक फंक्शन है। ठीक है, किसके थ्रू करेगा महंगाई को कम? अभी बताया ना, मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू करेगा। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। चलिए, तो इसमें लिखिए, मॉनेटरी पॉलिसी is a process through which monetary authority of a country generally of a country generally सेंट्रल बैंक, जनरली कौन होते हैं? सेंट्रल बैंक, यानी कि हमारा कौन सा है? आरबीआई। डिटरमाइंस डिटरमाइंस साइज एंड रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। तो कंट्रोल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या कहता है कि एक मॉनेटरी पॉलिसी ही एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू मैं डिटरमाइन कर सकता हूँ जो साइज है, रेट है ग्रोथ का, उसको मैं डिटरमाइन करता हूँ। ये एक मॉनेटरी अथॉरिटी और साथ ही साथ साइज एंड रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई। बेसिकली जो मॉनेटरी पॉलिसीज हैं, दीज आर ऑफ टू टाइप्स। एक है एक्सपेंशनरी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, और एक है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या है कि जो आरबीआई है वो मनी सप्लाई को कर देती है, जिससे लोगों के हाथ में पैसा आता है, ज्यादा डिमांड करते हैं और चीजें महंगी हो जाती। अगर इसको कम करना है तो मतलब इस मनी सप्लाई को जब हम बढ़ाएंगे, मनी सप्लाई को इंक्रीज करना होगा,
तो हम किस किस मेथड से करेंगे? CRR, कैश रिजर्व रेशियो को कम कर देंगे, SLR को कम कर देंगे, रेपो रेट को कम कर देंगे, ठीक है। और हो सकता है कि जो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है उससे इन्फ्लेशन थोड़ा सा हो जाए, माइट इंक्रीज इन्फ्लेशन। रादर, इफ आई टॉक अबाउट द कॉन्ट्रेक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, कॉन्ट्रेक्शनरी मतलब सुकोड़ देना, यानी कि जो मनी सप्लाई है वो क्या कर दिया? कम कर दिया। कम कैसे करेंगे? CRR को बढ़ा देंगे, SLR को बढ़ा देंगे, रेपो रेट को बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये इसका इन्फ्रेंस क्या निकल के आता है कि इट माइट डिक्रीज इन्फ्लेशन। इज दैट ओके? चलिए मूव करें आगे, कोई प्रॉब्लम कैसी भी? चलिए। हम्म टूल्स टू कंट्रोल मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से टूल है? एक है क्वांटिटेटिव टूल, मेरे ख्याल से, हाँ ठीक ठीक, क्वांटिटेटिव एंड द क्वालिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव टूल्स में जो CRR है, कैश रिजर्व रेशियो, जो बैंक अपने जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है, वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी RBI में विदाउट इंटरेस्ट जमा कराते हैं। इट इज मैंडेटरी टू मेंटेन द CRR लिमिट एंड द SLR लिमिट। SLR लिमिट में क्या होता है कि जो बैंक्स होते हैं, कुछ जो RBI जो डिसाइड करता है बेंचमार्क को, उस तक के जो रिजर्व्स हैं वो अपने साथ रखेगा इन द फॉर्म ऑफ SLR, ठीक है। जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं वो SLR की फॉर्म में अपने पास ही, लेकिन उस पर हाँ इंटरेस्ट वो कमा सकते हैं, लेकिन CRR पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं कमाएंगी बैंक, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। ये रिजर्व रेशियोज के थ्रू, साथ ही साथ लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी के थ्रू, रेपो रेट के थ्रू, रिवर्स रेपो रेट के थ्रू, MSF, it is the marginal standing facility, reverse repo rate, and it is the repo rate, and it is the liquid adjustment facility. And the last one, which comes under the quantitative tool category of the monetary policy, it is the OMOs, open market operation। से हम कैसे भूल सकते हैं? क्वालिटेटिव टूल्स की अगर मैं बात करूं तो कंज्यूमर क्रेडिट, पैसा दे दिया भाई, चलो। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को बढ़ा दें, RBI बैंक्स को कहता है कि हाँ भाई मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को बढ़ा दो, लोग पैसा कम लेंगे। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। नंबर थर्ड इज द rationing of credit, and the number fourth is the moral suasion। भाई RBI सेंट्रल बैंकों से कह रही है भाई पैसे दे दो, पैसे दे, पैसे दे, नहीं दे रहे हैं, तो फिर क्या करेगी? डायरेक्ट एक्शन।
ठीक है, डायरेक्ट एक्शन लेगी। दोस्तों इसके आगे अब कल कंटिन्यू करेंगे, इसमें हम CRR, SLR, रेपो रेट, ये सब चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है, फिर हम क्वालिटेटिव टूल्स की तरफ मूव करेंगे, फिर हम PSL और बाकी सब चीज़ों की तरफ मूव करेंगे। ठीक, तो ये अभी तक का हमने देख लिया, ठीक है ना। तो फिर अब हम कल मॉर्निंग में एक सेशन रख लेंगे। ठीक है, चलिए, गुड बाय।